नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं ये हुई ना बात। महाकाल की नगरी है उज्जैन। जी हां, महाकाल को उज्जैन का राजा कहा जाता है। हर पर्व और त्योहार की शुरुआत महाकाल के आंगन से ही होती है। कहावत प्रचलित है कि काल से भी ऊपर महाकाल। एक दौर में महाकाल की इसी नगरी को दुनिया के समय का केंद्र माना जाता था कि ये सब कुछ जो है पूरी पृथ्वी में अगर कहीं से भी गणना शुरू होती है तो उसके केंद्र में महाकाल की नगरी है। लेकिन अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को बदल दिया। पहले फ्रांस के शहर पेरिस और वर्तमान में दुनिया की घड़ियों का केंद्र ब्रिटेन का ग्रीनविच शहर है। मगर मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ये साबित करेगी कि उज्जैन ही प्राइम मेरिडियन है। ये कैसे होगा, इसका तरीका भी उन्होंने विधानसभा में बताया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या एक बार फिर से दुनिया का टाइम महाकाल की नगरी उज्जैन की मुट्ठी में आ जाएगा, और ये कैसे संभव है? इन्हीं सब सवालों पर हम अपने तमाम मेहमानों के साथ बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको हम ये रिपोर्ट दिखाते हैं। के लिए बताया, आज से 300 साल पहले तक दुनिया में भारत का टाइम स्टैंडर्ड दुनिया में माना जाता है। लेकिन काल के प्रभाव में जब हम गुलाम हुए तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस 50 साल तक स्टैंडर्ड टाइम वहां तय होता रहा। उसके बाद 250 साल पहले जब अंग्रेज हावी हुए तो अंग्रेज इस चीज को पेरिस से उठा करके ग्रीनविच ले गए और ग्रीनविच से वो दुनिया में स्टैंडर्ड टाइम तय करने लगे। असल में 19वीं शताब्दी में भारतीय शहरों में विक्रमादित्य के समय से चले आ रहे स्थानीय समय को सूर्य के अनुसार तय किया जाता था। ये समय सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक एक दिन रात पर आधारित था और उसे एक दिन माना जाता था। इतना ही नहीं, उज्जैन स्थित ज्योतिर्लिंग को महाकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहीं से दुनिया भर का समय तय होता था। दिन के 12 बजे उज्जैन की ऑब्जर्वेटरी में जाना एक शंकु यंत्र 300 साल पहले बना है और आधुनिक साइंस की दृष्टि से जीपीएस है फिजिक्स का बना हुआ, जहां से आप डिसाइड कर सकते हैं कि दुनिया का सेंटर पॉइंट कौन सा है। आपको गर्व होगा वो उज्जैन और डोंगला है, जहां पे 23.26 अंश मिलेगा। लेकिन अंग्रेजों के दौर में भारत में सब कुछ बदल गया। साल 1844 में मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में दुनिया को 24 टाइम जोन में बांटा गया और दिन के 24 घंटे नियुक्त किए गए, जिसे हम जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से जानते हैं। बड़ी विसंगति आप उमंग भाई बताइए। यहाँ दुनिया में 2 प्रकार के ही प्राणी पाए जाते हैं। एक प्राणी जो सूर्यास्त से अपनी दिनचर्या चालू करते और अपने सूर्यास्त के बाद अपने सूर्योदय से चालू करते, सूर्यास्त में खत्म करते। दूसरे प्राणी रात्रि या निशाचर वाले। लेकिन मध्य रात्रि में कौन से प्राणी अपनी दिनचर्या चालू करते? ये मध्य रात्रि में 12 बजे दिन बदलेगा, इसका कौन सा स्टैंडर्ड, ये कौन सा पैमाना है? लेकिन ये वो पैमाना है जिस पैमाने को मैं थोड़ा सा आपके सामने बताना चाहूंगा। ये वो पैमाना है जिसके माध्यम से भारतीय संस्कृति को लज्जित करने का प्रयास किया। हमारे संस्कारों का विज्ञान अद्भुत है। हमारे ग्रंथों का आधार बेहद वैज्ञानिक है। चाहे हमारा ज्योतिष हो या हमारी वैदिक गणनाएं, उनमें समाहित ज्ञान ने दुनिया को अचंभे में डाला है। जितने भी प्राचीन ग्रंथ देखेंगे उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, श्रीलंका अवंतिका से जो देशांतर गुजरता था वो समय मापन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और ग्रहों की जो भी पोजीशन है वो उज्जैन के संदर्भ में दी जाती है। वेदों का ज्ञान और वेदों में विज्ञान, और यही हमारी सनातन परंपरा की धुरी रहे हैं। यही वजह है कि आज एक बार फिर वेदों में छिपे विज्ञान के खजाने की बात हो रही है। वेदों से देश के संस्कारों को जोड़ने का जिक्र हो रहा है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको तमाम हमारे मेहमानों से मिलवा दूं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वामी डॉक्टर अवधेशपुरी जी महाराज, धर्मगुरु। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। साथ ही साथ हमारे साथ स्वामी मुस्कुरा के जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धर्मगुरु हैं ये, और बीएचयू के प्रोफेसर डॉक्टर HR शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका।
और साथ ही ज्योतिषाचार्य वान्या आर्या जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। वान्या जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अवधेश पुरी जी, आपके पास आते हुए, ये एक बयान मात्र जरूर दिया गया है समय को लेकर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये इस बात को दर्शाता है कि हम यानी कि भारत विश्व गुरु पहले से था और उसको प्रमुखता से अब पूरे दुनिया को जानने की जरूरत है। जी, ये बहुत अच्छी बात आपने कही और मुझे तो ऐसा लगता है श्वेता जी कि अब वह समय आ चुका है। अब धीरे धीरे जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये बात आज विधानसभा में कल उठाई, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसी दिन का इंतजार था हम लोगों को। यही बात दिल्ली से उठे और इसी के लिए फिर जब उज्जैन में रिसर्च हो, समय को लेकर के, कालगणना को लेकर के उज्जैन में एक बड़ी मीटिंग हो अनेक देशों की, और फिर मंथन किया जाए और फिर इस जीएमटी को डीएमटी किया जाए। ग्रीनविच मीन टाइम नहीं, डोंगला मीन टाइम होना चाहिए, क्योंकि आज वह रेखा डोंगला से गुजर रही है, ये सब जानते हैं, कर्क रेखा यहां से गुजरती है जी। तो इस विषय पर चिंतन होना चाहिए। आज से करीब 1 वर्ष पहले हमारे यहाँ उज्जैन में अखिल भारतीय स्तर का एक ज्योतिष सम्मेलन हुआ था, शायद वो अंतरराष्ट्रीय स्तर का था। हाँ, तो उसमें अनेक ज्योतिष के विद्वान आए थे। उनके बीच में मैंने ये विषय रखा था कि डीएमटी होना चाहिए। वास्तव में महाकाल की नगरी है और हम शास्त्रीय दृष्टि से जब चिंतन करते हैं तो स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में स्पष्ट रूप से वर्णन हमको मिलता है कि जब प्रलय काल में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया, न सूर्य थे, न चंद्र थे, न तारे थे, कुछ नजर नहीं आ रहा था, अंधेरा ही अंधेरा था। उस समय भगवान महाकाल ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि आप सृष्टि का सृजन करें, और ब्रह्मा जी ने भगवान महाकाल के आदेश से सृष्टि का सृजन किया। और फिर ब्रह्मा जी ने भगवान महाकाल से प्रार्थना की, निवेदन किया कि प्रभु अब आप यहां से अगर सृष्टि का सृजन करा रहे हैं, उज्जैन से ही सृष्टि का सृजन प्रारंभ हुआ था, इसलिए उज्जैन का एक नाम है प्रतिकल्पा, और भगवान महाकाल के जस्ट पास में एक मंदिर बना है जिसका नाम है अनादि कल्पेश्वर, प्रतीक के रूप में आज भी है। तो ब्रह्मा जी ने जब भगवान महाकाल से निवेदन किया था कि आप यहाँ विराजें, तो भगवान महाकाल ने महाकाल वन में रहने का उनको वरदान दिया था, उनकी बात को स्वीकार किया था। तो इसीलिए हम मानते हैं कि भगवान साक्षात स्वरूप में यहाँ महाकाल में विराजित हैं। बिल्कुल, और इस चीज को वहां पर जाकर महसूस किया जा सकता है, उनकी शक्ति को वहां पर जाकर महसूस किया जा सकता है। बिल्कुल वान्या आर्या जी, यहां पर आपसे समझते हुए, क्योंकि ज्योतिष विज्ञान क्या कहता है, गणना की बात हो रही है, ग्रीनविच मीन टाइम को बताया जा रहा है कि उज्जैन से, दरअसल ये हम भी जानते समझते और हमारे शास्त्रों में भी वर्णन है, इस बात का जिक्र है कहीं ना कहीं कि 19वीं सदी में अगर देखा जाए तो सूर्य और चंद्र को देख करके गणना की जाती थी, समय को पहचाना जाता था। लेकिन एक समय ऐसा था जबकि उज्जैन को नाभि कहा जाता था, पूरे देश का जो समय है वो वहीं से उसकी गणना की जाती थी। इस बारे में आपके पास क्या कुछ जानकारी? बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन पूछा है श्वेता जी आपने। जीएमटी के माध्यम से सभी को मेरा नमस्कार। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, मुझे लगता है जो भी ये मिस्टर यादव ने जो उठाया है टॉपिक, जो ये पार्लियामेंट में, इस पर जो है और ज्यादा रिसर्चेस होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। और अगर मैं थोड़ा सा श्वेता जी, अगर 2 मिनट में शंखु यंत्र पे अगर थोड़ा सा बोलना चाहूं, तो ये जो शंखु यंत्र है ये इतना कुछ बता रहा है हमारी। अगर वो शंखु यंत्र हमारी 12 राशियों के बारे में बताता है, हमारे सूर्य के उत्तरायण के बारे में बताता है, हमारे दक्षिणायन के बारे में वो बताता है, जब भी सूर्य जो है जैसे धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, साल का सबसे बड़ा दिन जो है हमें शंखु यंत्र से पता चल रहा है, साल का सबसे छोटा दिन हमें पता चलता है, हमें वो दिन पता चल रहा है जब दिन और रात एक समान होते, एक बराबर, उसके जो आवर्स का जो स्प्लिट है, जब इतनी सारी चीजें हमें एक यंत्र से पता चल रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर और ज्यादा रिसर्चेस होनी चाहिए। हर मंथ का वो हमें बताता है, साल में 12 महीने होते हैं, किस टाइम पर जो है हमारे जो भी टाइमिंग का जो चेंज होता है, इक्वेटर से जो डिस्टेंस है, जो आपका
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, जो यहाँ से जितना भी ये जो डिस्टेंस मेजरमेंट है, जिस वजह से आपके दिन बनते हैं, आपकी रातें बनती है, हमारा टाइम, जब हर चीज यहाँ पर उपलब्ध है, उज्जैन की जो ये नगरी है जहां पर ये सृष्टि का जो सृजन हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर और ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस, इन डेप्थ रिसर्चेस होनी चाहिए। जो भी हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो प्रमाण है, जो चीजें हमारे भारत भूमि पर जो ऑलरेडी हर चीज जो अवेलेबल है, जो रिसर्चेज हुई, जो लेटर ऑन जो है वेस्टर्न कंट्रीज पर जो चीजें शिफ्ट हुए हैं, जो हमारा जो करंटली आज के डेट में ग्रीनविच मीन टाइम पर है, वाई कैन नॉट हम इसको इंडिया पर कंसिडर क्यों नहीं कर सकते? वाई कैन नॉट वी डू दैट? बिल्कुल, यही इसी सवाल को उठाया है उन्होंने, मुख्यमंत्री ने इसी सवाल को उठाया है। प्रोफेसर एच.आर. शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आपसे यहां समझना चाहूंगी, देखिए अध्यात्म और धर्म जो है वो एक अलग दिशा में सोचता, समझता, बात करता और विश्लेषण करता है। लेकिन अगर हम साइंस की बात करें, अगर हम फैक्ट्स की बात करें, क्योंकि खास करके आज का युवा जो है वो उसी से अपने आप को कनेक्ट करता है, वो यही कहता है कि भाई हमें तो फैक्ट चाहिए। तो जो फैक्ट हैं वो भी तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं ना कि ये हमारे पास पहले से उपलब्ध थी। वाकई गणना जो है, समय की गणना यहां से हुआ करती थी एक समय में। हाँ जी, बहुत अच्छा विषय का क्रम चल रहा है। मैं वेद के क्रम में इस बात को कहना चाहूंगा। देखिए, हमारे पूर्व आचार्य ने प्रतिकल्प की एक बात उठाई। देखिए, वेद जो हैं पूरी दुनिया के प्रामाणिक, वैज्ञानिक और प्राचीनतम ग्रंथ माने गए हैं और वेदों में इसकी चर्चा आई है। देखिए, जो हमारी सृष्टि है ये दो तरह की है। एक तो पारमार्थिकी सत्ता, जिसे रियल एग्जिस्टेंस कहते हैं, वो यथावत रहती है, और दूसरी है व्यावहारिकी सत्ता, प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस। उसमें जो है समय का क्रम बनता है। एक मंत्र ही बड़ा प्रसिद्ध है, आता है, ओम ऋतंच सत्यंचाभिधा तपसो अध्यजायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो वर्णवः समुद्रादर्णवाद संवत्सरो जायत इत्यादि करके मंत्र है। ये बताता है कि जब व्यावहारिकी सत्ता का क्रम बनता है, यानी कल्प का समय अनादिकाल से है, और जो सृष्टि है, जीवन है, एक कल्प पीरियड के बीच में होता है। और ये कल्प का टाइम में थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा। देखिए, वर्तमान में कलयुग चल रहा है। कलयुग का समय शास्त्रों में दिया है, मनुष्य वर्ष के हिसाब से 4,32,000 वर्ष का कलयुग का टाइम है। द्वापर है, इससे दुगना, त्रेता है, इससे तुगना, और सतयुग है, इससे चौगुना वर्ष का समय, यानी चारों युग मिलके चतुर्युगी कहलाते हैं। और इसका समय होता है 43,20,000 वर्ष। और इसको 1,000 बार जब यह क्रम से आते जाते हैं तो एक कल्प का समय पूरा होता है। तो ये कल्प का समय ही सृष्टि के और जीवन के क्रम को व्यवस्थित करता है। और ईश्वर से यह ब्रह्म से कहते हैं सृष्टि का आरंभ होता है, उसी में लीन हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले माने सृष्टि का जब लय रहता है तो सारी सृष्टि, सारा जीवन उस ब्रह्म की चेतना शक्ति में रहता है। फिर जब वह क्रमशः उसका प्रवर्तन होता है तो यह क्रम आता जाता है। तो फिर उसी में सूर्य, चंद्रमा आदि कुछ भी नहीं रहते, सब क्रमशः आते हैं। और उसी क्रम में संवत्सर, यानी जो एक वर्ष कहलाता है, वो संवत्सर संस्कृत में कहते हैं। संवत्सर शब्द जो है वह कोडेड रूप में है। मूल उसका वेदों में आता है सर्वत्सर, यानी ये सारी सृष्टि, यह सब मिथ्या रूप जो है, छलावा रूप है। छलावा का मतलब कि शून्य नहीं है, नष्ट होने वाली, अनित्य है। और उस क्रम में यह सृष्टि चलती है। अहोरात्र, दिन और रात का क्रम बनता है। और उसी क्रम में जो हमारा समय है उसका आरंभ रात के 12 बजे के बाद नहीं है, बल्कि प्रातः काल सूर्योदय से
बिल्कुल, हमारे हाँ। यहाँ जितने हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जितने भी पर्व त्योहार हैं, हम यही मानते हैं हाँ कि जी, सूर्योदय हाँ जी। सूर्योदय से ही हम उसे मानते हैं। हम हाँ, रात के 12 बजे बिल्कुल। से नहीं मानते हैं। स्वामी हाँ, मुस्कुरा तो के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी इस पर क्या राय है? क्योंकि आज भी हिंदू कैलेंडर जो है वो उज्जैन का जो पंचांग है उसके हिसाब से ही बनाया जाता है। देवा भागम यथा पूर्वे समझाना नाम उपासते। भारत राम की अमर भूमि और कृष्ण की समर भूमि है। महाकालेश्वर की नगरी उज्जैनी से वीर विक्रमादित्य की नगरी है। कृष्ण सुदामा की मैत्री स्थली है। कालिदास की काव्य रचना स्थली है। क्षिप्रा के जल के तरंगों से तरंगायित गौरवशाली ऐश्वर्य और वैभव से महाकुंभ की नगरी उज्जैनी है। और उज्जैनी से जो पंचांग निकलता है वो पूरे विश्व में महाकुंभ का आमंत्रण देता है। मात्र 10 रुपए के पंचांग में हजारों लाखों की भीड़, धर्मालुओं की भीड़ महाकाल की नगरी उज्जैनी में यहाँ पर आती है। और यही विक्रमादित्य के समय से जो चली आ रही परंपरा है। विक्रमादित्य जी ने जिस प्रकार से यहाँ पर शंकु, जो आप देखते हैं जयसिंह, महाराजा जयसिंह ने एक शंकु का निर्माण किया जिससे समय काल की गणना की जाती है। यहाँ पर हमारे पूर्ववर्ती विद्वानों को मैं नमन करता हूँ जिन्होंने बहुत सारी जानकारी दी। कर्क रेखा भी यहाँ से निकली है। वेदशाला महाकाल की नगरी उज्जैनी की अपने आप में विशिष्टता लिए हुए है। और जिस प्रकार मध्य प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने हमारी भारतीय सनातन संस्कृति को जोड़ने का प्रयास किया है, क्योंकि उत्तर से दक्षिण को जोड़ने वाला नाम राम है और पूरब से पश्चिम को जोड़ने वाला नाम कृष्ण है। इसीलिए हम राम की अमर भूमि और कृष्ण की समर भूमि कहते हैं। हमारी संनातन संस्कृति बहुत चिरायु है, दीर्घायु है और वर्षों वर्ष से सबका मार्गदर्शन करते आ रही है। हम किसी भी धर्म संप्रदाय से द्वेष नहीं रखते हैं, लेकिन हमारी सनातन संस्कृति उज्जवल है और जीरो दिया मेरे भारत में। आज हम देखते हैं कि सारी गणनाएं जो होती है वो जीरो पे आधारित होती है। तो ऐसा मेरा प्यारा उज्जैन है। संस्कृति का उद्देश्य उज्जैन है। ये परंपराओं की दादी है, संस्कृति की नानी है और इतिहास और पुराण की परदादी है। बिल्कुल। स्वामी अवधेशपुरी जी हमारे साथ बने हुए हैं। महाराज जी, यहाँ पर न सिर्फ हम उज्जैन की अगर हम बात करें, उज्जैन में तो जाहिर सी बात है उज्जैन ने बहुत कुछ दिया है, खुद महाकाल वहां पर विराजते हैं, लेकिन उसके बावजूद जैसे कि शून्य की बात हो रही थी, तो ये बात सच है कि शून्य का जो कॉन्सेप्ट है वो भारत ने ही दिया, नहीं तो उससे पहले तक दुनिया जो है सिर्फ 1 से 9 तक नंबर्स को जानती थी। ये अनंत को जानने का जो कॉन्सेप्ट है वो भारत ने ही दिया, आर्यभट्ट जैसे विद्वानों ने दिया। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। आर्यभट्ट जैसे विद्वान हुए हमारे यहाँ, और इतिहास इस बात का भी साक्षी है कि प्राचीन काल में काल की गणना उज्जैन से होती थी। ये कोई हम पहली बार ऐसी चर्चा नहीं कर रहे हैं। वो बात अलग है कि अंग्रेजों का शासन काल रहा और हमारी जितनी प्राचीन धरोहरें थी उन पर उन्होंने अपनी एक मोहर लगाने का काम किया, और हमारे जो विद्वान रहे या हमारे शास्त्र रहे, हमारा जो ज्ञान रहा, उसको कहीं न कहीं धूमिल करने का काम भी उस समय में हुआ है। शायद इसीलिए हमको वो हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बना देना चाहते थे, लेकिन शायद उनको नहीं मालूम होगा कि ये काल चक्र है। चक्र का मतलब होता है जो घूम रहा है, समय बदलता है। आज हमारा समय है और मैं समझता हूं कि पूरे विश्व में, भारत में नहीं, पूरे विश्व में भगवान महाकाल के अनुयायी हैं, भगवान महाकाल को मानने वाले हैं। और भगवान महाकाल कौन है? बोले महाकाल भगवान के विषय में हमारे शास्त्र कहते हैं कि काल चक्र प्रवर्तको महाकाल प्रतापनः। भगवान महाकाल काल चक्र के प्रवर्तक हैं। उनका पूरी दुनिया में प्रताप है, यश है, कीर्ति है, प्रतिष्ठा है। अब आप कल्पना करिए कि काल चक्र के प्रवर्तक जहां बैठे हों, अगर उस स्थान पर काल की गणना नहीं होगी तो ग्रीनविच में कैसे हो सकती है? ग्रीनविच में नहीं, काल की गणना महाकाल से होगी, क्योंकि महाकाल इसीलिए है, ये काल के देवता हैं, ये दक्षिण मुखी हैं, यम दक्षिण में बैठते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि यम पर भी अपनी दृष्टि जो बनाए हुए हैं, उसको कंट्रोल किए हुए हैं, उस पर निग्रह स्थापित किए हुए हैं, ऐसे देवता महाकाल हैं। इसलिए सभी लोग अपने समय का
समय को सुधारने के लिए, समय को शुभ करने के लिए भगवान महाकाल का दर्शन करते हैं, क्योंकि भगवान महाकाल का दर्शन करने के बाद उनका जो समय है वह शुभ हो जाता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आज के समय में महाकाल की नगरी से अगर काल की गणना होती है तो सच्चे अर्थों में जो वास्तविकता है वो यही है। ये शास्त्र सम्मत भी है और मुझे लगता है कि बहुत व्यावहारिक भी है, क्योंकि महाकाल का निर्माण ही इसलिए हुआ था कि यहाँ से कर्क रेखा गुजरती थी। हमारे यहाँ बिल्कुल इसी बात को जरा विस्तार से समझते हैं। वान्या जी अगर समझा सकें, वान्या जी इस बात को अगर आप विस्तार से समझा सके कि आखिर किस तरह से हम ये माने, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि एक समय में उज्जैन को नाभि कहा जाता था, केंद्र कहा जाता था देश का, और वहीं से गणना शुरू होती थी और पूरे देश में समय वहीं से निर्धारित होता था। ऐसे में अगर हम समझने की कोशिश करें तो किस तरह से आप समझा पाएंगे? श्वेता जी, मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ शंखु यंत्र को थोड़ा सा समझाने की। देखिए, ये जो यंत्र है ना, ये इस यंत्र के साथ 7 रेखाएं जो है वो बनी हुई हैं। इस यंत्र की जो शैडो है, मतलब ये यंत्र की जो छाया है, इसके बेसिस पर जो है सारा काल निर्धारित होता है। इसी के बेसिस पर महीने निर्धारित होते हैं। जैसे जैसे वो छाया मूव करती जाती है वैसे वैसे दिन से रात होता है। जनवरी से फरवरी आती है, फरवरी से मार्च आता है। सूर्य की जो हाइट है इस शंखु से नापी जा सकती है। सूर्य की जो आंचल की दूरी है वो शंखु से नापी जा सकती है। तो जैसे जैसे वो छाया मूव करती जाएगी, जैसे जिस दिन पता लगता जाएगा आज साल का सबसे छोटा दिन है, फिर जब वो छाया और थोड़ी सी आगे बढ़ेगी उन लाइनों से तो आज पता चलेगा आज साल का सबसे बड़ा दिन है, या आज वो दिन है जब दिन और रात जो है बराबर है। आज सूर्य कहाँ पर है, आज सूर्य कौन सी राशि में है, चाहे वो मतलब आज वो सपोज वो धनु राशि में है, वो कर्क राशि में है, मकर राशि में है, सूर्य कहाँ है, उत्तरायण में है या दक्षिणायन में है। ये एक एक छोटी छोटी इतनी बारीकी से जो चीजें हैं जो हमारे शास्त्रों में भी लिखी गई है और इसका साक्षात सबूत है हमारे पास। अगर शंखु यंत्र की जो आप पास्ट की रिसर्चेस देखते हैं, कितने सालों से जो साइंटिस्ट उस पर रिसर्च कर रहे हैं, प्लस हमारे पास जो है हमारे जो शास्त्रों में लिखा वो आर्टिफैक्ट्स भी जो है मौजूद हैं। तो अगर जैसे कि अभी रिस्पेक्टिव गेस्ट ने भी बोला कि अगर काल की गणना महाकाल से नहीं होगी तो कहां से होगी, तो ये चीज अगर ये इंडिया से आती है तो एक्चुअल में सही मायनों में वो एक्चुअली वो गणना है जो हमारे शास्त्रों में लिखी थी। और भी ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि और हमारे ऋषि मुनि बहुत पहले ही, जैसा कि मैंने कहा कि चांद सितारों सूरज को देख करके भी गणना की जाती थी, वक्त बताया जाता था, और कई तरह के और विधि थी, कई तरह के और तरीके थे जिस तरह से ऋषि मुनि जो है वो हमें बताते थे कि इस वक्त कौन सा समय चल रहा है। इन पर भी हम चर्चा कर, हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अब जो नई बात अपनी कही है कि अब समय की गणना उज्जैन से होनी चाहिए, ग्रीनविच से नहीं। इसको लेकर एक तरह से कई जगह सियासत भी गरमा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसे हमें समझने और जानने की जरूरत है कि हमारा धर्म, हमारा आध्यात्म, हमारा विज्ञान क्या कहता है इसे लेकर। तो तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। स्वामी अवधेश पुरी जी के पास एक बार फिर से आते हुए, स्वामी जी आपसे यहां पर समझना चाहेंगे, हमारे ऋषि मुनि, हम तो गणना की यहां पर बात कर रहे हैं, यहां पर वेदशाला बनी हुई है उसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर स्वामी मुस्कुरा के उनके पास पहले हम चलते हुए, स्वामी जी आपसे ये समझना चाहेंगे कि एक समय ऐसा भी हुआ करता था जब हमारे ऋषि मुनि जो हैं श्वास से ही, वो उनकी साधना ऐसी हुआ करती थी कि वो श्वास का ही ध्यान करके आपको बहुत कुछ बता दिया करते थे। प्रहर बताना, समय बताना तो बहुत साधारण सी बात थी उनके लिए, आगे क्या होने वाला है, नहीं घटित होने वाला है, सब बताते थे। और आप सब जानते हैं, हमारे विद्वज्जन यहाँ विराजित हैं, हमारे जो पूर्ववर्ती हमारे ऋषि मुनि महात्मा हुए हैं, जिन्होंने ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड की खोज की। तब तो उनके पास किसी प्रकार के कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे, किसी प्रकार के वैज्ञानिक उपकरण नहीं हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से तारामंडल की और किस समय चंद्र ग्रहण होगा, किस समय सूर्य ग्रहण होगा, ये तक वो बता दिया करते थे। और आप देखिए केदारनाथ का मंदिर, वहीं भीमकेश्वर का मंदिर, और आप अगर दक्षिण में जाएंगे तो हमारे जो शिव के मंदिर बने हुए वो एक ही कतार में बने हुए हैं।
तो ये सब हमारी पुरातन संस्कृति और हमारी आर्यावर्त संस्कृति का प्रताप है। लेकिन वर्तमान में पाश्चात्य संस्कृति ने हमारी संस्कृति को धीरे धीरे निगलना प्रारंभ कर दिया है। तो वर्तमान समय में हमारी युवा तरुणाई को हमारी जो पूर्ववर्ती संस्कृति रही है, राम की, कृष्ण की, मर्यादाओं की, इन संस्कृति के लिए जिस प्रकार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने विधानसभा में एक प्रश्न रखा है, वो हम सब के वैभव और गरिमा को बढ़ाएगा और हमारी आने वाली युवा तरुणाई को हमारी संस्कृति से जोड़ेगा। बिल्कुल, प्रोफेसर शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपसे यहाँ पर समझते हुए कि लगातार जो चर्चा हम कर रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं अगर याद करें तो हमारे पास क्या कुछ नहीं रहा है, हमारे पास सब कुछ रहा है। आज योग को पूरी दुनिया ने मान लिया, जान लिया कि ये हमारी ही देन है, भारत की देन है। उसी तरह से अगर हम विज्ञान की भी बात करें, अगर हम ज्ञान की भी बात करें, तो सबसे पहले, और आज भले ही लोग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाते हैं और वहां पर पढ़ाई के लिए वो कोशिश करते हैं कि किसी तरह से उनका वहां एडमिशन हो जाए, लेकिन तक्षशिला वो हमने ही दिया था, नालंदा विश्वविद्यालय वो हमने ही दिया था, जो कि अगर वो आज रहता तो विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय रहता। हाँ जी, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है। और देखिए, वेद जो है, मैंने कहा पूरी दुनिया में आज वैज्ञानिक ग्रंथ के रूप में स्वीकृत हैं और पूरी दुनिया में जितने भी विकसित देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां से स्कॉलर आके ये जानना चाहते हैं सृष्टि के सूक्ष्म रहस्य को, और उस पर शोध हो रहा है जी। एक मैं बात कहना चाहूंगा, देखिए, अग्नि सोमात्मकम जगत कहा है। सारा जगत जो है मूल दो तत्वों पर है, अग्नि और सोम। यहाँ सोम शब्द को सोम रस के रूप में केवल यज्ञ में जो द्रव्य है आहुति देना, या और उसका व्यवहारिक पक्ष में उसको सोम माने जो भी ड्रिंक करने वाली चीज उसको कहते हैं। लेकिन सोम जो है वह इतना गूढ़ तत्व है कि सूर्य को भी वह प्रकाश की शक्ति देता है। इस पर एक स्विट्जरलैंड के स्कॉलर हैं, वो बाहर रिसर्च कर रहे हैं, वो यहाँ आए, उन्होंने समझा वेदों में सोम क्या है, एलिमेंटल एस्पेक्ट, और उस पर शोध कर रहे हैं वो। और अभी एक चर्चा आई थी, आपने कहा था कि स्वर के आधार पर समय को, टाइम को निर्धारित करना, ये बिल्कुल प्रामाणिक है। शून्य की बात आपने कही, देखिए वेदों में है ओम कम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म। ख शब्द जो है शून्यवाची है, ख पुष्प कहते हैं ना, आकाश पुष्प जो नहीं है उसको आकाश, तो शून्य जो है। सर, हमारे पास वक्त की कमी है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी चर्चा चल रही थी, और इसमें मुझे लगता है कि अगर इसको हम संक्षेप में कहना चाहें कि हमारी जो चीजें हैं, जो भारत की चीजें हैं, हमें उस पर गर्व करना पहले सीखना चाहिए, तभी हम जाकर पूरी दुनिया को बता पाएंगे कि दरअसल हम वाकई विश्व गुरु क्यों हैं और कैसे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में।